अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस पर जमात दव्वुम की तारीख की किताब सबक नंबर 2 तारीख नवीसी भारतीय रिवायत का मुताला करेंगे। इस सबक को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आपको ये सबक जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। तो पहले हिस्से में हम देखते हैं का मुताला करेंगे। आपकी दरसी किताब का सफ़र नंबर 7 से 13 इन सफ़ात पर जो है ये सबक मौजूद है। तो इस वीडियो को देखते हुए सबक अपनी किताब को भी साथ में रखना है। सबसे पहला आपको है कि ज़माने कदीम में तारीख नवीसी। ज़माने कदीम, तो जैसे कि हमने देखा इस सबक का जो मौजू है वो है तारीख नवीसी भारतीय रिवायत। तो सबक नंबर 1 में हमने तारीख नवीसी मगरिबी रिवायत के बारे में पढ़ा था। तो जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया था कि मगरिब में हर चीज़ जो है पहले आई, चाहे वो अदब के मामले में हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, बाद में जो है दूसरे ममालिक में ये जो है फैलने लगी। तो अब हम जो है भारत का मुताला कर रहे हैं, यानी हमारे भारत में ज़माने कदीम में तारीख नवीसी की इब्तदा कब से और कहाँ से किस तरीके से शुरू हुई उसका मुताला हम करने वाले हैं। कदीम भारत में आबा व अजदाद के कारनामों, देवी देवताओं से मुतालिक रिवायात, समाजी तगय्युरात वगैरह की याददाश्तें सिर्फ ज़बानी तौर पर महफूज की जाती थी। जैसे कि हमने नवूम जमात में पढ़ा है कि ज़बानी माखज़ हुआ करते हैं, मतलब अपने आबा व अजदाद यानी बुज़ुर्ग जो होते हैं अपनी आने वाली नस्लों को अपने किस्से और कारनामे क्या करते हैं, बयान करते हैं, उनके बारे में वो बताते हैं कि हमारे जो नस्ल है, हमारा जो ख़ानदान है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किए, इस तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे, समाजी माखज़, इसको हम कहेंगे ज़बानी माखज़। तो हमें यहाँ पर के कारनामों, आबा व अजदाद के कारनामे और देवी देवता से मुतालिक रिवायत, जिसके रस्म व रिवाज आज मौजूद हैं, तो ये रस्म व रिवाज पुराने ज़माने से चली आ रही है। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न या वेस्टर्नाइजेशन में जो रिवायत है उसको नहीं कि नए जदीद दौर की ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। जो रस्म व रिवाज होते हैं वो पुराने ज़माने से होते चले आ रहे हैं। समाजी तगय्युरात, तगय्युरात का मतलब होता है तब्दीली, कि समाज में होने वाली तब्दीली, जो कुछ भी हुआ कि पहले का समाज कैसा था। अब जैसे कि हम लोगों ने हश्तुम जमात में पढ़ा है कि पहले जो समाज हुआ करता था वो तबके से ताल्लुक़ रखता था, तबके हुआ करते थे उस वक्त। फिर औरतों के साथ किस तरह से लड़कियों के साथ जो है सलूक किया जाता था, ये तमाम चीज़ें उसमें थी। अब धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही। तो वो जो कुछ भी याददाश्त होती थी वो ज़बान से लोगों तक क्या की जाती थी, आने वाली नस्लों तक पहुँचाई जाती थी। नेक्स्ट है हड़प्पा तहज़ीब में दरियाफ्त होने वाले कदीम कुतुबों के ज़रिए। ये हड़प्पा तहज़ीब आपको भी पता है कि हड़प्पा तहज़ीब के जब वहाँ पर खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर जो है कुतबा मिला। कुतबा का मतलब क्या होता है, जिस पे कुछ लिखा हुआ हो या जिस पे कुछ बना हुआ हो। जैसे कि हमने सबक नंबर 1 में देखा था कि एक कुतबा था, उसमें सिपह सालार थे, सिपह सालार था और उसकी फ़ौज थी, इस तरीके से। तो जब वो कुतबा मिला तो ये पता चला कि फ़न तहरीर यानी लिखने का जो फ़न है भारत में 3000 साल कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से ही यहाँ पर जो है लिखने का फ़न या तहरीर करने का फ़न जो है भारत में मौजूद था। तो रस्म ख़त, और अभी भी ऐसे रस्मुल ख़त मौजूद हैं जिसको आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं और कामयाबी उसमें पढ़ने में हासिल नहीं हुई है। भारत में तारीख़ी नूयत के सबसे कदीम तहरीरी अदब कुंदा कुतुबों की शक्ल में मौजूद है, जिसकी इब्तदा 3री कब्ल मसीह में मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने से होती है। तो अब ये क्या हो रहा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो पहले हमने क्या देखा कि आबा व अजदाद से जो है ज़बानी आने वाली नस्लों को ये चीज़ें पता चल रही थी। दूसरा हमने देखा कि हड़प्पा तहज़ीब के जो कुतबे मिले उनसे ये पता चलता है कि 3000 साल पहले कब्ल मसीह पहले से ही हमारे यहाँ पर यानी भारत में लिखने का जो फ़न है वो शुरू हुआ। उसके बाद जो आता है मौर्य सम्राट के बारे में बात हो रही है। मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने में जो है कई जो है कुतबे मिले जो पत्थरों पर, चट्टानों पर और सुतूनों पर मुनक्किश थे। मुनक्किश नक्श से बना है, नक्श किया गया है।
जिनको उनके सुतूनों चट्टानों को देखते हुए उस वक्त यानी मौर्य सम्राट अशोक के ज़माने में जो भी रस्म रिवाज रहे होंगे, समाजी हालत रही होगी, उसके बारे में उसका पता चलता है। पहली सदी ईस्वी से ही यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से ही धातु के सिक्के, मूर्तियाँ और मुजस्समे, तांबे की तख्तियों वगैरह पर कुंदा तहरीरें दस्तयाब होने लगी, जिनसे अहम तारीखी मालूमात हासिल होती है। तो ये जो आपको मूर्तियाँ, मुजस्समे, तांबे की तख्तियाँ, ये जो जिक्र है ये जो है तबई माखज़ में आएंगे, और हमने देखा है कि इन तमाम चीज़ों से हम तारीख को अखज़ कर सकते हैं। इन तमाम कुंदा तहरीरों की वजह से मुतल्लिका बादशाहों का ज़माना। हाँ, अब धातु का इस्तेमाल, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सोने के सिक्के मिले हैं तो उससे ये पता लग सकता है कि हो सकता है जिस दौर में ये सिक्के बने होंगे उस दौर का बादशाह या उसकी हुकूमत बहुत माशी हालत में बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरीके से फिर सिक्के पे जो नाम होगा, स्टैम्प होगा, मोहर होगा, उससे हम बादशाह का ज़माने का पता लगा सकते हैं। शुजरा, उनकी नस्लों का पता चल सकता है। सल्तनत की वसअत कितनी है, कि सल्तनत उनकी कितने दूर तक फैली हुई थी, इसके बारे में हम पता चल सकता है। हुकूमती निज़ाम किस तरीके से था, हुकूमती निज़ाम में क्या चलता था। जिस तरह से हमको हफ्तुम जमात में जो है शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया, उनके दरबार के बारे में बताया गया, तो ये हुकूमती निज़ाम हुआ। अहम सियासी उथल पुथल, सियासत में मतलब उस वक्त जो हुकूमत चल रही थी, जो बादशाह का दौर था, उसकी हुकूमत में पॉलिटिक्स किस तरह की थी, किस तरह से वो अपना काम करते थे, सियासत किस तरह से चलती थी, समाजी ढांचा कैसा था। अब जैसे कि हमने टीपू सुल्तान के बारे में सुना है कि टीपू सुल्तान ने एक जगह मंदिर कायम किया है तो दूसरी जगह मस्जिद, जिसकी वजह से उसको देखते हुए ये महसूस होता है कि वो भाईचारगी को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे, या जो है भाईचारगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से एक चीज़ों, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो नक्श की हुई चीज़ें, उनको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आबो हवा, उस वक्त मौसम कैसा हुआ करता था, आबो हवा, कहत बार बार आते थे, कहत क्या होता है, मतलब जैसे अहम मौज़ूआत की मालूमात हासिल होती है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी, मूर्तियाँ हैं, मुजस्समे हैं, तांबे की तख्तियाँ हैं, या अगर कहीं रस्मुल ख़त तहरीर किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कदीम भारतीय अदब में रामायण, महाभारत जैसी तवील रज़मिया नज़में। अब ये रज़मिया क्या है, रज़मिया ऐसी नज़म जिसके अंदर जंगों का जिक्र हो। तो ये जो रामायण और महाभारत है, इसमें जो है जंगों का जिक्र किया गया है, इसलिए उसको रज़मिया नज़में कहें। फिर पुराण, जैन और बुद्ध मज़हब की किताबें मजहबी किताबों के अलावा भारतीय मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ करदा तारीख़ी अदब हैं। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी किताबों के नाम आपको बताए गए हैं, इसमें उस मज़हब से ताल्लुक़, जो रस्म रिवाज है, जो कल्चर है, जो तहज़ीब है, उसका पता चलता है। गैर मुल्क सयाहों के सफ़रनामे भी तारीख़ नवीसी के अहम माखज़ समझे जाते हैं। तो यहाँ पर सफ़रनामे, क्योंकि सयाह मतलब जो घूमने फिरने आते हैं, तो ये क्या करते थे पुराने ज़माने में, जो भी सयाह आता था वो अपनी एक डायरी या अपनी एक बुक वो लिखते थे, और उसके अंदर उन्होंने जिस जिस मुल्क का सफ़र किया, जहाँ जहाँ वो गए, जिस इलाके का सफ़र किया, उसके बारे में मालूमात लिखते थे। तो उन्होंने जब वो मालूमात मतलब उस दौर में लिखी, अगर आज उनके सफ़रनामे मिलते हैं तो हमको उस दौर का भारत समझ में आता है कि उस दौर में भारत जो है किस तरीके से उसका कल्चर रहा होगा, तहज़ीब रही होगी, कौन से बादशाह के ज़माने में वो जो है घूमने के लिए आए थे, इसका पता चलता है। इसलिए उसको भी क्या कहा गया है, तारीख़ी माखज़। ज़माने कदीम से बादशाहों की सवाहनें और शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर मुश्तमिल तहरीर भारतीय तारीख़ नवीसी की पेशरफ़्त की अहम मराइल हैं। तो अब जिस बादशाह का ज़माना रहा है, जिस बादशाह की हुकूमत रही है, तो उसकी सवाहनें लिखी गई। सवाहनें क्या होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी की मालूमात, ऐसी किताब जिसमें उनकी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक की पूरी उनकी जंगें उन्होंने कितनी लड़ी, कहाँ कहाँ उन्होंने हुकूमत की, उनके हुकूमत की कितनी वसअत थी, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। शाही ख़ानदानों की तारीख़ पर मुश्तमिल तहरीरी भारतीय तारीख़ नवीसी की पेशरफ़्त के अहम मराइल हैं। 7वीं सदी ईस्वी में बाणभट्ट शायर की लिखी हरीश चर्च नामी संस्कृत नज़म
सवानेह की तारीख की शक्ल में मौजूद है, जिसमें इस ज़माने की समाजी, माशी, सियासी और मजहबी और तहजीबी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। तो ये समाज, पहले तो हमको जो भी शायर, जो भी मुसन्निफ़ अगर कोई चीज़ लिखता है, जैसे सबक लिख रहा है, नज़म लिख रहा है, तो आप देखोगे कि वो जिस ज़माने में लिख रहा है वो उस ज़माने का, उसकी ज़बान में, उसकी तहरीर में जो है उस ज़माने का ज़िक्र होगा। तो उस वक्त का समाज कैसा था, उनकी किताब हरिश्चंद्र में है, शायरी में। फिर सियासत के किसकी थी, हुकूमत कौन कर रहा था, सियासत किस तरह से चल रही थी, मज़हब अपना रोल किस तरह से निभा रहा था उस वक्त। फिर तहजीबें हैं, तहजीबी मतलब वही रस्म व रिवाज आएंगे। वो तमाम की जो अक्कासी है आपको उस हरिश्चंद्र नामी जो संस्कृत नज़म है उसमें जो है मिल जाएगी। तो हमने देखा पहला स्टेप हमारा आबा व अजदाद की ज़बानी तौर पर वो किस तरह से अपनी नस्लों को समझाते थे, उसके बारे में हमने देखा। फिर हड़प्पा तहज़ीब जो है, हड़प्पा तहज़ीब में हमने देखा कि किस तरीके से जो कुतबा मिला उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हमारे यहाँ पर लिखने का फन जो है बहुत पहले से था। फिर भारत में जो मौर्य सम्राट अशोक हैं, उनके जो चट्टानों पे जो उन्होंने तहरीरें की, पत्थरों सुतूनों पर जो उन्होंने नक्श किए, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर मूर्तियाँ और मुजस्समे से किस तरह से तारीख़ को अख़ज़ किया जा सकता है और किस तरह से बादशाहों के बारे में जो है मालूमात हासिल की जा सकती है, रज़्मिया नज़मों को देखा। और फिर बादशाहों की सँवारने से भी हमको तारीख़ का पता चलता है। और आखिर में हमने 7वीं सदी ईस्वी में बाणभट्ट नामी शायर की जो हरिश्चंद्र किताब थी, हर्षचंद्र चरित, तो उसमें जो है हमने देखा किस तरह से समाजी, माशी, सियासी और मजहबी तहजीबी पहलुओं को जो है बताया गया। तो हम देखते हैं अहद वस्ता में तारीख़ नवीसी। तो तारीख़ के 3 अदवार हैं, कदीम दौर, अहद वस्ता का दौर और जदीद दौर। तो कदीम दौर हमने देख चुके, अब आता है अहद वस्ता का दौर जो है बादशाहों का दौर। कि बादशाहों के ज़माने में तारीख़ को किस तरह से अख़ज़ किया जाता था या लिखा जाता था, या उनके ज़माने में हम तारीख़ को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो राज तिरंगनी 12वीं सदी ईस्वी में कुल्हन की तहरीर करदा राज तिरंगनी कश्मीर की तारीख़ पर मबनी किताब है। ये किताब तारीख़ नवीसी की साइंसी नूयत की जदीद तस्वुर को पेश करती है, जैसे कि कई कुंदा तहरीरें, सिक्के, कदीम इमारतों के बाकियात, शाही घरानों के मुज़द्दक़ा इंदराजात और मुकामी रस्म व रिवाज जैसे कई वसाइल का बारीक बीनी से मुताला करके लिखा गया है। अब ये 12वीं सदी की बात कर रहे हैं। 12वीं सदी में जो है राज तिरंगनी किताब जो है कुल्हन ने रखी और उसमें उन्होंने साइंसी नूयत की जदीद तस्वुर को पेश किया। तारीख़ लिखते वक्त, जैसे कि हमने देखा है सबक नंबर 1 में, कि तारीख़ लिखते वक्त सबसे पहले क्या करना है कि हमको सवालों की एक क्यूरी तैयार करनी है, उसके बाद जो है लॉजिक लगाकर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर भी वही वो बता रहे हैं कि जदीद तस्वुर को, उन्होंने जो किताब लिखी वहाँ पर जदीद तस्वुर को सामने रखा, जदीद क्या कहेंगे रूल्स को जो है उन्होंने सामने रखा, और जो भी कुंदा तहरीरें थी, कदीम इमारतें थी, बाकियात जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको देखते हुए शाही घरानों की मुज़द्दक़ा मतलब क्या होता है, तस्दीक करके कि जो दर्ज की गई, तो सारी चीज़ों को बारीक बीनी से मुताला किया और उनकी किताब राज तिरंगनी में उसको शामिल किया। नेक्स्ट है मुस्लिम हुक्मरां। तो जैसे कि राजा महाराजाओं का दौर है, तो मुस्लिम हुक्मरां के मुग़लों ने जो है भारत पर हुकूमत की हुई थी। अहद वस्ता में भारत में मुस्लिम हुक्मरानों की दरबारी तारीख़ नवीसियों पर अरबी और फ़ारसी के असरात गालिब थे, क्योंकि मुग़ल फ़ारसी से ज़्यादा ताल्लुक़ था मुग़लों का, फ़ारसी ज़बान से, इसलिए उनकी जो तारीख़ जब लिखी जाती थी या कोई भी चीज़ होती थी, और उनकी दरबारी ज़बान भी रही है फ़ारसी, तो फ़ारसी का असर ज़्यादा दिखता है। अहद वस्ता के मौरिख़ों में ज़ियाउद्दीन बरनी अहम मौरिख़ था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही नामी किताब में उन्होंने तारीख़ नवीसी के मकसद की वजाहत की। तो ज़ियाउद्दीन बरनी की किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। उन्होंने इस किताब में बताया कि तारीख़ को जो है अख़ज़ करना क्यों ज़रूरी है, उसको लिखना क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या होता है तारीख़ को लिखने का। इनका ख़याल है कि तारीख़ नवीस का फ़र्ज़ सिर्फ़ हुक्मरानों के कारनामों और फलाह बहबूद के किस्से बयान करने पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हुक्मरानों की ख़ताकारियों और गलत पॉलिसियों पर तनकीद भी करनी चाहिए। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ये बताया कि ये
सिर्फ जो हुक्मरां हैं, जो बादशाह है, उनकी सिर्फ जो है फलाह व बहबूद, उन्होंने जो अच्छे काम किए सिर्फ उसी को ना बयान करो, बल्कि उनकी जो गलतियां हुई हैं, उन्होंने जो गलत काम किए, जो उनकी खता हुई है, उसको भी उस किताब में शामिल करना ज़रूरी है। तो उसके बाबरी, अब आता है मुग़ल बादशाह। मुग़ल बादशाहों के दरबारी मौरखों के तहरीरों में हुक्मरानों की तारीफ़ और इनसे वफ़ादारी के पहलुओं की खुसूसी अहमियत हासिल है। अब जैसे कि हमने देखा कि ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बादशाह है तो उसकी सिर्फ तारीफ़ ही ना बयान की जाए, बल्कि उसकी जो भी खामियां हैं, गलतियां हैं, उसकी पॉलिसियां हैं गलत, उन सब का जिक्र जो है उसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह का जो दरबार था, उसमें जो मौरख मौजूद थे, उन्होंने ज़्यादातर उन हुक्मरानों की तारीफ़ बयान की, वफ़ादारी के पहलू उनके जो है उसको पेश किया। इनकी बयान में नज़्म के मुताबिक इक्तसाबात और ख़ूबसूरत तस्वीर की शमूलियत का सिलसिला शुरू हुआ। अब एक नई चीज़ हमको क्या मिली कि उन्होंने जब मुग़ल दौर में तारीख़ लिखी जाने लगी, तहरीर की जाने लगी, तो यहाँ पर क्या होने लगा कि तस्वीर, उनमें जो है पिक्चर्स भी ऐड होने लगे। इक्तसाबात हम कहेंगे कि उनकी तारीफ़ में जो है बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन, अच्छी अच्छी नज़में लिखी जाने लगी। मुग़ल हुक्मरानों के बानी बाबर की सवाने हयात उसके बाबरी में इन जंगों का हाल रकम है जो इसे लड़नी पड़ी। तो सवाने हयात जो उसके बाबरी है, ये इसमें जो है बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर ने जो जंग लड़ी, जो कुछ भी बाबर ने जिन जिन इलाकों पर हुकूमत की या जिन इलाकों में जाकर वो रहे, उनका पूरा जिक्र है तो उसके बाबरी में। तो यहाँ पर उसमें है सफ़र और शहरों की रूदात जैसे कि आपको पता है रिपोर्ट, फिर माशी निज़ाम, रस्म व रिवाज वहाँ के उस इलाके के, फिर नबातात वगैरह का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर कर जो है उस किताब में शामिल किया गया। तारीख़ नवीसी के तजज़ियाती तरीके के नुक्ते नज़र से अबुल फजल की किताब अकबरनामा, अब बाबर के बाद अकबर का ज़माना है, तो अकबर ने जो है अकबर के दरबार के जो अबुल फजल हैं, उन्होंने किताब लिखी अकबर पर, अकबरनामा, जो तस्दीक शुदा, तस्दीक मतलब हकीकत, यानी उसको क्या कहेंगे, तहकीक कर कर जो दर्ज किए गए दस्तावेज़ात है उसका बारीक बीनी से मुताला किया गया और इनमें दर्ज झेल मालूमात की सदाकत की गड़ी जांच अबुल फजल का तहकीकी तरीका था। तो उन्होंने इस तहकीकी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अकबरनामा को लिखा। अब बताए बुखर, तो ये बुखर क्या है? तारीख़ी अदब की एक अहम किस्म बुखर है। ये बहादुरों की तारीफ़ व तौसीफ़, तारीख़ी उतुल फुतुल, जंगे अजीम शख्सियतों की सवानह वगैरह से मुताल्लिक़ तहरीरें बुखर में पढ़ी जा सकती हैं। मराठी ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म की बखर मौजूद है, जिसमें छत्रपति राजाराम महाराज के दौरे हुकूमत ने कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखी हुई सभासद बखर अहम है। अब यहाँ पर एक बात हमको याद रखना है कि जब भी बखर ये लफ्ज़ आप सुनोगे तो बखर में मराठों की तारीख़ का ज़िक्र है, यानी मराठा दौर जब था तो उन्होंने जो जंगें लड़ी, उस वक्त जो अजीम शख्सियतें गुजरी, जो बादशाह थे, जो राजा थे, जो हुकूमत कर रहे थे, उनका जिक्र है जो है आपको इस बखर में मिलेगा। यानी पूरा मराठा अदब जो है आपको बखर में मिल जाएगा। उस वक्त का समाज कैसा था, उस वक्त के रस्म व रिवाज कैसे थे, उस वक्त के लोग कैसे थे। तो यहाँ पर कुछ बखर का जिक्र किया गया है, कुछ बखर के नाम दिए गए हैं और किसने लिखी है वो बताया गया है। मराठी ज़बान में मुख्तलिफ़ किस्म की बखर मौजूद है, जिसमें छत्रपति राजाराम महाराज के दौरे हुकूमत ने कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखी हुई सभासद बखर अहम है। इससे शिवाजी महाराज के निज़ाम हुकूमत की मालूमात हासिल होती है। भाऊ साहब की बखर एक आज़ाद बखर है, जिसमें पानीपत की लड़ाई का तस्करा है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ बखर दिए गए हैं, उनका नाम बताया गया और वो किसके ताल्लुक़ से लिखी गई उसके बारे में बताया गया है। होलकर की सरगुज़िश्त बनाम होलकरांची कैफियत, होलकर घराने और इनकी खिदमत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होती है। अलेक्जेंडर खंगम के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो है जदीद दौर में तारीख़ नवीसी और बरतानवी अहद की तारीख़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब हम जो है अंग्रेज़ों के दौर के बारे में जो है आप पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी तारीख़ को किस तरह से बयान किया। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अलेक्जेंडर खंगम का।
कनिंगम का 20वीं सदी में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में भारतीय आसार कदीमा के मुताल्लिक़ की इब्तदा हुई। अब ये जैसे कि तारीख़ के 3 अदवार है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कदीम दौर, अहद वस्ता का दौर और जदीद दौर। तो जदीद दौर जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तो हमको क्या कहा जा रहा है कि जदीद दौर में तारीख़ नवीसी और बरतानवी अहद की तारीख़, तो अलेक्जेंडर खनिंगम इनका नाम जो है कनिंगम, अलेक्जेंडर खनिंगम इनका नाम जो है पहले आता है। तो 20वीं सदी में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में भारतीय आसार कदीमा के मुताल्लिक़ की इब्तदा हुई। मतलब कि अब इनको ये महसूस होने लगा कि भारत की तारीख़ क्या रही होगी इनके आने से पहले, भारत में किन किन राजाओं बादशाहों की हुकूमत रही होगी। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने फिर इस पर रिसर्च करनी शुरू की। भारतीय महकमा आसार कदीमा के पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर खनिंगम की निगरानी कई कदीम मुकामात की खुदाई की गई। उन्होंने ख़ास तौर पर बुद्ध किताबों में मज़कूर मुकामात पर तवज्जो मरकूज़ की। तो जो बुद्ध मज़हब की जो किताबें थी उस पर उन्होंने अपनी तवज्जो मरकूज़ की और जो है उसका मुताला करना शुरू किया। इनमें दूसरा नाम आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की कारकर्दगी में हड़प्पा तहज़ीब के दरियाफ्त हुई। ये साबित हुआ कि भारतीय तहज़ीब की तारीख़ 3000 साल कब्ल मसीह या इससे ज़्यादा कदीम है। इसके बारे में हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। भारत में आने वाले अंग्रेज़ों ने भारतीय तारीख़ के मुताल्लिक़ लिखा। इनकी तहरीरों में अंग्रेज़ी नौ आबादियाती पॉलिसियों के असरात नज़र आते हैं। मतलब उन्होंने जब भारत की तारीख़ को लिखना शुरू किया तो हमेशा अपनी तारीख़ को या अपने लोगों को ज़्यादा अहमियत दी। नौ आबादियाती पॉलिसियों के मतलब उनके सपोर्ट में उन्होंने ज़्यादा लिखा। जेम्स मिल की लिखी हुई द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामी किताब 1871 में 3 जिल्दों में शामिल हुई। अब किताब जो है जेम्स मिल ने लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया में जो है ब्रिटिश हुकूमत किस तरह से अपना काम अंजाम दे रही है, भारतीय हुक्मरानों पर अंग्रेज़ मुहक्किक की लिखी गई ये पहली किताब है। ये पहली किताब मंजर आम पर आई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें जो है इंडिया पर जब ब्रिटिश हुकूमत कर रही थी तो उसके बारे में उनकी मालूमात जो है इस किताब में दी गई है। इसकी तहरीर में मारूज़ी नज़रिए का फुक़दान और भारतीय तहज़ीब के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मुताल्लिक़ मुतासिबाना मफरूज़ात का अक्स दिखाई देता है। अब यहाँ पर इस जुमले से ये समझ में आता है कि इन्होंने हमेशा अपने आप को यानी बरतानवी हुकूमत को जो है बरतर रखा और जो भारत की तारीख़ है उसको हमेशा क्या करते रहे, तासुब भरी निगाह से जो है देखते रहे, मतलब उनको हमेशा कमतर समझते रहे। इस तरह से उन्होंने अपनी किताब में जो है जिक्र किया है। माउंट स्टूअर्ट एल्फिंस्टन ने दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ मराठाज नामी किताब लिखी और वो मुंबई के गवर्नर 1819 से 1827 तक थे। मराठा हुकूमत, तो भारत की तारीख़ में मराठा दौरे हुकूमत को अहम मुकाम हासिल है। मराठा तारीख़ लिखने वाले अंग्रेज़ अफसरों में जेम्स ग्रांट डफ का नाम अहम है। इसने दी हिस्ट्रीज़ ऑफ मराठाज नामी किताब लिखी जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जिल्द इंग्लिश में हम उसको वॉल्यूम कहेंगे, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। भारतीय तहज़ीब और तारीख़ को कमतर लिखने की अंग्रेज़ी अफसरों की जहनीत ग्रांट डफ की तहरीरों में झलकती है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने वो पॉइंट आपको क्लियर किया कि उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी तो हमेशा से क्या किया, भारतीयों को कमतर साबित करने की कोशिश की और ख़ुद को आला। राजस्थान की तारीख़ लिखने वाले कर्नल टॉड जैसे अफसर की तहरीर में भी ये तरीका दिखाई देता है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत की 2 लख्ता तारीख़ लिखी जिसमें इसका गैर जानिबदाराना रवैया दिखाई देता है। गैर जानिबदाराना मतलब किसी एक ही की साइड से बात करना, किसी एक ही साइड को या किसी एक ही पहलू को जो है ज़्यादा अफजल, ज़्यादा बेहतर बनाकर पेश करना, तो इसको कहेंगे गैर जानिबदार। डफ की तारीख़ नवीसी के नुकाइस 19वीं सदी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी.के. रजवाड़े ने उजागर किया। तो अब जो डफ ने तारीख़ लिखी वो ऐसे जो भी उन्होंने लिखा तो उसके जो गलतियां थी
उसको नीलकंठ जनार्दन और कीर्तने और वी.के. रजवाड़े ने जो है बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश किया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जो है अब तक हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने हम पर यानी भारतीय तारीख को किस तरह से लोगों के सामने पेश किया। अब आता है भारतीय तारीख नवीसी, यानी भारतीयों में जो है, हिंदुस्तानियों में जो है जिसने तारीख लिखनी शुरू की और उनके अलग अलग फ़लसफ़ियाना निज़ाम, अलग अलग फ़लसफ़े से जो है जो फ़लसफ़े को पकड़ते हुए या फ़लसफ़े को बयान करते हुए उन्होंने तारीख को लिखा। तो भारतीय तारीख का मुताला और इसे तहरीर करने वाले इब्तदाई तारीख नवीसियों में ख़ास तौर पर अंग्रेज़ अफसरान और ईसाई मुबल्लिगीन शामिल थे। तो हमने देखा इससे पहले भी कि जो भारत की तारीख थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का जो शुरू किया गया था वो अंग्रेज़ों ने शुरू किया, और ईसाई मुबल्लिगीन ईसाई मज़हब को फैलाने वाले, तो पहले उन्होंने यहाँ की चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया, यहाँ की चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, यहाँ के लोगों की जहानत को समझा, तब जाकर जो है उन्होंने तारीख लिखनी शुरू की। भारतीय तहजीब कमतर दर्जे की है, इस मफरूज़े का अक्स बास की तहरीरों में नुमाया नज़र आता है। जैसे कि इससे पिछले स्लाइड्स पर हमने देखा कि उन्होंने हमेशा भारतीय तहजीब को कमतर साबित करने की कोशिश की है। बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत की तायीद के लिए इनकी तारीख नवीसी का इस्तेमाल किया गया। तो बरतानवी नौआबादियाती आपको भी पता है कि बरतानवी हुकूमत के जो लोग थे यहाँ आकर बसे हुए थे, जिसको नौआबादियात कहा गया, तो इनकी तायीद करने के लिए तारीख लिखी गई थी कि हाँ हम जो है भारत पर हुकूमत कर चुके हैं। 1922 से 1937 के दरमियान शाये होने वाली कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 जिल्दें इस नौआबादियाती तारीख नवीसी की अहम मिसाल है। मतलब बरतानवी हुकूमत ने हम पर किस तरह से हुकूमत की और किस तरह से उन्होंने जो है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह इस्तेमाल कर कर भारत को अपने अंडर कंट्रोल रखा, इसके बारे में इस किताब में दिया गया है। नेक्स्ट है मुस्तशरिकी तारीख नवीसी। मुस्तशरिकी तारीख नवीसी में सबसे पहला नाम आता है विलियम जोन्स का। तो यूरोप में कुछ तहकीकी मुताला करने वाले मशरिकी तहजीब और मशरिकी ममालिक के मुतालिक तजस्सुस पैदा हुआ। अब नाम से ही समझ में आता है मुस्तशरिकी मशरिक से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी मशरिक सिमत में जो भी ममालिक आते हैं उनका जो तारीख का है उसका मुताला करना। तो यहाँ पर इनमें एहतराम और कदर पैमाई करने वाले कुछ मुहक्किक भी थे, उन्हें मुस्तशरिक कहा जाता है। जैसे कि बरतानवी हुकूमत में जो भारतीय तारीख लिखने वाले थे उन्होंने जिस तरह से भारत की तहजीब को, कल्चर को, लोगों को अपनी तारीखी किताब में कमतर साबित किया, उसी तरह कुछ और भी मौर्रिख ऐसे थे जिन्होंने इन चीज़ों को अहमियत दी और उसको जो है आला व अफजल बताने की कोशिश की, तो उन्हें कहेंगे मुस्तशरिक। मुस्तशरिक मुहक्किकों ने संस्कृत और यूरोपीय ज़बानों में यकसानियत का मुताला किया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ज़बान को लेकर यकसानियत बताई गई और मुस्तशरिक आलिमों का जोर वैदिक और संस्कृत अदब के मुताले पर था। वहीं से ये तस्वुर सामने आया कि इन ज़बानों को जन्म देने वाली कोई इंडो यूरोपियन ज़बान मौजूद थी। तो सबसे पहले जो तारीख लिखी गई मुस्तशरिक फ़लसफ़े में वो ये बताया कि ज़बानों को मुताला किया गया, उनमें जो यकसानियत है, जैसे कि जो लफ्ज़ है ये ज़बान में भी है उस ज़बान में भी है, तो उसको मवाजना करते हुए ये साबित हुआ कि ये जो ज़बानें वजूद में आई हैं वो इंडो यूरोपियन ज़बान मौजूद थी, यहाँ से ये ज़बान ने जो है जन्म लिया है। विलियम जोन्स 1784 में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, जो आज भी मौजूद है कोलकाता में, जिससे कदीम भारतीय अदब तारीख के मुताले को तहरीक मिली। तो मतलब एशियाटिक सोसाइटी में ऐसा हुआ कि हर चीज़ जो है यहाँ पर रिसर्च होने लगी, हर अदब के बारे में बताया जाने लगा, हर अदब को जो है पेश किया जाने लगा। तो ये एशियाटिक सोसाइटी एक अहम रोल अदा कर रही थी उस वक्त और आज भी कर रही है। ये बहुत मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में इसकी बुनियाद रखी गई। फ्रेडरिक मैक्समेलोर का नाम भी अहम है। मुस्तशरिक मुहक्किकीन में फ्रेडरिक मैक्समेलोर नामी जर्मन मुहक्किक का खुसूसी तज़किरा किया जाता है। उन्होंने भी हिंद यूरोपीय ज़बानों का जो ग्रुप था उसमें से जो है संस्कृत ज़बान का जो है बहुत बारीक बीनी से उसका मुताला किया, क्योंकि उनको संस्कृत ज़बान बहुत पसंद थी। और फिर संस्कृत में मौजूद हत उपदेश नामी किताब को उन्होंने जर्मन ज़बान में उसका तर्जुमा किया। उस तर्जुमे की हुई किताब को उन्होंने नाम दिया द सीक्रेट बुक्स ऑफ
द ईस्ट नामी जो 50 जिल्द पर तरतीब दी गई, हिस्सा 1, हिस्सा 2, हिस्सा 3 ऐसे करके हिस्सा 50 तक जो है उसको उन्होंने लिखा है। फिर ऋग्वेद की तालीफ का काम किया जो 6 जिल्दों पे शाये हुई। अब जो ऋग्वेद है वो भी संस्कृत में लिखी गई है, तो उसका भी उन्होंने तर्जुमा किया जर्मन ज़बान में और उसको भी जो है जर्मन ज़बान में लिखा। एडवर्ड सईद नामी मुफक्किर ने मुस्तशरिकीन की तहरीरों में पोशीदा साम्राज्य मफादात से पर्दा उठाने का काम किया। अब साम्राज्य मफादात मतलब जो अंग्रेज़ों ने तारीख लिखी तो उसमें उन्होंने जिस तरह से अपने बारे में जो है बहुत अच्छी चीज़ें कही और भारतीय तहजीब व तारीख को कमतर साबित करने की कोशिश की, तो एडवर्ड सईद ने जो है उनके जो साम्राज्य मफादात थे, जैसे किस तरह से चीज़ों का जो है फ़ायदा लिया जाए या फ़ायदा हासिल किया जाए, उसके बारे में उन्होंने अपनी तारीख में लिखा और लोगों तक इसको पहुँचाया। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में हम इस सबक का अगला हिस्सा जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।